तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या लॉन्ग टर्म और इमीडिएट कॉजेज रहे। इसमें हम बात करेंगे कि रिवोल्ट आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ और कहाँ कहाँ तक फैलता चला गया। तो अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी को देखें कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई, तो 29 मार्च 1857 की बात है, जब मंगल पांडे जो बैरकपुर आर्मी कैंट के एक सिपाही थे, उन्होंने अपने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था, जिसके जवाब में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उसके बाद उसी के जवाब में मई 1857 में करीबन मेरठ आर्मी कैंट के 3rd कैवेलरी के करीबन 85 सिपाहीज ऐसे थे जिन्होंने ग्रीस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया था। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 मई 1857 को फुल फ्लेज सिपाही म्यूटिनी हुई मेरठ में। फिर वहाँ से जो रिबेल्स थे वो दिल्ली गए और बहादुर शाह जफ़र के दरबार में पहुँचकर उन्होंने उनसे विनती की कि उनके रिवोल्ट को ब्लेस किया जाए ताकि वो ऑफिशियली इसको स्टार्ट कर पाएँ उनके नाम पर। उसी के बाद दिल्ली से होते हुए ये जो रिबेलियन लीडर्स हैं उनको लोग ज्वाइन करते चले गए और लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद, इन बाकी सब जगह पे भी रिवोल्ट धीरे धीरे सेम ही पैटर्न से फैलता चला गया। तो ये हो गई पूरी क्रोनोलॉजी की बात। अगर मैं बात करूं तो मेन सेंटर्स कौन से थे रिवोल्ट के और वहाँ पर कौन कौन से लीडर्स थे, तो झांसी की बात करें तो झांसी पे रानी लक्ष्मीबाई और एक आर्मी जो जनरल थे तात्या टोपे, उन्होंने इस रिवोल्ट की कमान संभाली। उसी तरह से लखनऊ में जो वाजिद अली शाह की बेगम थी, बेगम हजरत महल, और उनके जो बेटे थे बिरजिस कद्र, उनके नाम पर उन्होंने वहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट किया। उसी तरह से कानपुर में जो पेशवा थे नाना साहेब, तो और उनको हेल्प दी थी तात्या टोपे ने, उन्होंने वहाँ पे रिवोल्ट की कमान संभाली। उसी तरह से आरा में जो ज़मींदार थे एक कुंवर सिंह नाम के और उनके जो भाई थे, उन्होंने वहाँ पर रिवोल्ट छेड़ा। और बाकी आप जगह देख सकते हैं, जैसे फैज़ाबाद में शाह वलीउल्लाह थे। शाह वलीउल्लाह एक रिलीजियस लीडर थे जिन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा उनका इन्फ्लुएंस था, तो लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया ताकि इस जो रिवोल्ट को वो ज्वाइन कर सकें। तो बाकी जगह पर भी आप देख सकते हैं इसी तरह से रिवोल्ट फैलता चला गया। तो ये हैं सेंटर्स और उसके लीडर्स। अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट ये था कि ब्रिटिश साइड को इसमें विक्ट्री मिली, जो इंडियन साइड थी वो हार गई थी। और एक बहुत हैवी जो मशीनरी थी ब्रिटिश आर्मी की, उसकी मदद करके इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था। बाकी जगह से जो ट्रूप्स थे उनको बुलाया, और ये जो जितने भी आपको ऑफिसर्स के नाम दिख रहे हैं, इनकी मदद से जो अलग अलग जो सेंटर्स है रिवोल्ट के, वहाँ पर सप्रेस किया गया। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जॉन निकोलसन नाम के एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने हैवी ट्रूप्स की मदद से दिल्ली में जो जितने भी रेवेलियंस थे उनको हराकर उसको रिकॉन्क्वेस्ट किया। उसी तरह से सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है कानपुर में कोलिन कैंपबेल के अंडर, और इसी तरह से लखनऊ कानपुर दोनों को ही कोलिन कैंपबेल ने अपने रिकॉन्क्वेस्ट किया था इन दोनों जगह को। उसी तरह झांसी में भी ह्यू रोज ने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई को हराया था और उसको दोबारा से रिकॉन्क्वेस्ट किया था। सेम कैन बी सीन एट इलाहाबाद एंड जगदीशपुर। तो ये तो रिजल्ट रहा इसका कि ब्रिटिश साइड को विक्ट्री मिली। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ था, उस टाइम पे अगस्त 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के तहत जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको डिस्बैंड कर दिया गया था और ब्रिटिश इंडिया जो था उसको डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाया गया। तो कंपनी का रूल यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ पर एक न्यू एरा देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रिटिश जो क्राउन है उसको डायरेक्टली गवर्न कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया को। तो ये उसकी इमीडिएट इम्पैक्ट की बात हो गई। और अगर मैं बात करूं तो जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इम्प्लीमेंट की थी उसको दोबारा से विड्रॉ कर लिया गया, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अश्योर किया गया कि अब से आपके इंटरनल जो मैटर्स हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो जो गवर्नर जनरल की जो पोजीशन है उसको रीब्रांड करके वॉइसरॉय कर दिया गया। तो यानी कि वॉइसरॉय दैट इज़ क्वींस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। तो कैनिंग एक ऐसे पोजीशन होल्डर थे जिनको गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय दोनों ही होने का मौका मिला। इसके अलावा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करके एक ऑफिस बनाया गया लंदन में, जो कि जिसको हेड करते थे एक ब्रिटिश एमपी। इसके अलावा 1 नवंबर 1858 को एक क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक उसकी घोषणा होती है। उसके तहत एग्जैक्टली सेम लाइन यूज़ की
कि देयर विल बी परपेचुअल सपोर्ट टू नेटिव स्टेट्स एंड नो इंटरफेरेंस इन द सोशल रिलीजियस मैटर्स। दैट मीन्स कि नेटिव स्टेट्स के जो इंटरनल मैटर्स है उनको कोई भी किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगी और उनको सपोर्ट किया जाएगा टाइम टू टाइम। उसी तरह से जो जनरल मासेस के जो बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो प्रैक्टिसेस हैं उनकी जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, उसमें भी इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। तो ये अश्योरेंस कहाँ से मिली? क्वीन विक्टोरिया से इस प्रोक्लेमेशन के अंडर। अगर मैं बात करूं तो ये रिवोल्ट जो था वो कामयाब क्यों नहीं हो पाया, जो रिबेल लीडर्स है उनको कामयाबी क्यों नहीं मिली, तो ये कुछ रीजंस रहे हैं इस रिवोल्ट के अनसक्सेसफुल होने के। इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ द रिवोल्ट एंड ऑब्सोलीट मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। जितनी भी चीज़ों से यूज़ कर रहे थे इस रिवोल्ट में, लड़ाई हो रही थी, वो बहुत ऑब्सोलीट थे, यानी पुराने थे। वो अभी भी तीर, कमान, भाला, इन्हीं सब, तलवार, इन्हीं सब का यूज़ करके रिवोल्ट कर रहे थे। पर अगर हम ब्रिटिश साइड को देखें तो उनके पास कैनन्स थे, गन्स थे, राइफल्स थे, जो कि उनको मदद मिली रिवोल्ट को सप्रेस करने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सभी जो इंडियन सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उन सब ने इक्वली सपोर्ट किया हो। अगर मैं बात करूं एडुकेटेड मिडिल क्लास के इंटेलेक्चुअल्स की, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इस सपोर्ट को बैकवर्ड बताया कि ये जो रिवोल्ट है वो हमको दोबारा से मिडिल एजेस में ले जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपना सपोर्ट नहीं दिया। तो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी रिवोल्ट ऑफ 1857। और अगर एक और खामी की मैं इस रिवोल्ट की बात करूं तो ये कभी पैन इंडियन नहीं बन पाया। ये नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया तक ही सीमित था। और जो मेन 3 प्रेसिडेंसीज, दैट इज बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, दे रिमेन कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय दिस रिवोल्ट। और कहीं ना कहीं इंडियन साइड में हमें प्लानिंग की कमी दिखती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है, चाहे वो अच्छी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चलते हुई हो या कुछ भी हो। तो ब्रिटिश जो साइड थी वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, ज़्यादा प्लान्ड वे में उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। दैट इज़ वाई दे अटेंड विक्ट्री। तो आई होप आपको ये समझ आया हो पूरा जो मैंने समझाने की कोशिश करी कि कौन कौन से कॉजेज़ थे, किस तरह से उन पे उसका रिजल्ट रहा, क्या क्या इम्पैक्ट था। बट इतना तो तय है कि जो ब्रिटिश साइड है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको दोबारा से रिकॉन्क्वेस्ट करने। ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था, करीबन अगस्त 1858 में आके जो बाकी जो सेंटर्स थे उनको रिकॉन्क्वेस्ट किया गया। थैंक यू।